देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस के पार्ट 6 के बारे में। और आशा है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के सभी वीडियोज़ को देख लिए होंगे। नहीं देखें तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ आप मिस नहीं कर सकते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और इस 10 क्वेश्चंस का खास बात ये है कि जो लोग सही आंसर देंगे, जो सबसे ज़्यादा आंसर देंगे, जो सबसे पहले आंसर देंगे, उनके 3 लोगों के नामों को कल मेंशन किया जाएगा, स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कौन सबसे पहले बाजी मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1858 के अधिनियम द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया था। तो ये जो अधिकार सौंपा गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंपा गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंपा गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में पारित अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामित करने का अधिकार मिला। तो ये 1861 के था। ध्यान रखिएगा किस वर्ष में पारित अधिनियम द्वारा, यानी 1861 में पारित अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामित करने का अधिकार मिला था। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 जो अधिनियम है, इसके तहत बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो मीरा कुमार। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है। तो ये हाल ही में घटना घटी थी, जिसको हम संबंध रख सकते हैं वायुमंडलीय परिघटना से। हवाई में ये चीज़ देखा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पाइन एप्पल एक्सप्रेस का संबंध वायुमंडलीय परिघटना से संबंधित है। कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत माना जाता है। तो ये है चावल इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि निज़ाम खान किसका मूल नाम था। निज़ाम खान किसका मूल नाम था। तो इब्राहिम लोदी का मूल नाम था। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जनरली आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलते, और ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस सीरीज़ के माध्यम से आपको यही कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा समय लेकर के आपके साथ वो क्वेश्चन शामिल किया जाए, मतलब कि आपके सामने रखा जाए जो आप पहले कभी नहीं देखे हैं। अगर देखते भी हैं तो रेयर केस में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ज़रूर रखिए एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपको हर जगह देखने को मिलता रहता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में जाने से पहले आपको ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सीरीज कराई जा रही है, इसको आप रिविजन्स के पर्पज़ से ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो निज़ाम खान किसका मूल नाम था। इब्राहिम लोदी का मूल नाम था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि तज़किरत उल मुल्क नामक पुस्तक किस राजवंश के बारे में है। तज़किरत उल मुल्क जो है, ये पुस्तक किस राजवंश के बारे में। तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के बारे में है, ये ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 167। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था, जिसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। यानी कि जो कांची कह सकते हैं, मतलब कि पल्लव का ही एक शासक था जिनका नाम था विष्णुगुप्त कांची का एक राजा था, जिसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में देखने को मिलता है। तो ये नाम याद रखना है कि विष्णुगुप्त किस वंश का शासक था। तो ये पल्लव वंश का एक शासक था, यानी कि कांची का एक शासक था। अगला प्रश्न ये कि बालकृष्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बालकृष्ण मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। कृष्णदेवराय ने। साथ ही साथ आपको पता है विट्ठल स्वामी जो मंदिर है और रामा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, और अपनी माता के नाम पर नांगलपुर का भी निर्माण कराया था। हाल ही में प्रश्न पूछा गया, एसआई में पूछा गया, और इस बार आपका बीपीएससी में पूछा गया था। तो कृष्णदेवराय से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। कृष्णदेवराय पर हमारी पार्टिकुलर नोट्स है, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। बहुत बारीकी से मैंने सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया। और जो विजयनगर साम्राज्य है उनको भी आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और बात चल रही है नोट्स की, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग अभी पटना सिविल कोर्ट
मतलब कि सिविल कोर्ट और साथ साथ पटना हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है उनके लिए हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत अच्छे तरीके से कोर्स स्टार्ट हो गया। सारे सब्जेक्ट की कोर्स आपको यहाँ पे स्टार्ट की गई है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जो कि आपका कंप्यूटर है, उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और उस पर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत पर। और आज लास्ट डेट है ऑफर प्राइस का, सिर्फ और सिर्फ 199 के साथ आप जा करके जुड़ सकते हैं। कल से प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको जुड़ने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाइए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के पश्चात आपको कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, कोर्स में जाकर के आप उस पर्टिकुलर कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि तुर्कों ने मेहराब और गुंबद की जो स्थापत्य शैली है वो कहाँ से ग्रहण की थी? मेहराब और गुंबद की स्थापत्य शैली कहाँ से ग्रहण की थी? तो यूनानी साम्राज्य के, यूनानी साम्राज्य में कहाँ से? तो रोम के बिजान्टिल जो है विजान्टिल साम्राज्य से, रोम के विजान्टिल साम्राज्य से इन्होंने ग्रहण किया था, याद रखेगा। व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री मार्क्स या फिर कह सकते हैं मार्क्स, गांधी और समाजवाद। एक और पुस्तक का नाम है भारत विभाजन के दोषी पुरुष। ये 3 पुस्तकें ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राम मनोहर लोहिया है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों के गुलाम के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान याद रखिएगा। तुर्कानों जैसे कि जो 40 सरदारों का गठन हुआ था, तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ जो रजिया सुल्तान थी वो इसी की बेटी थी। अगला है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? ध्यान रखिएगा, उत्तरी पंचाल होता है और एक दक्षिणी पंचाल होता है। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी होता है काम्पिल्य, काम्पिल्य, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में के किस जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के किस जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो बारामहल जिले में, बारामहल जिले में। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? तो विनय पिटक का संकलन जो है उपाली ने किया था, जबकि सुत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है अभिधम पिटक, जिसको हम लोग कहते हैं तीसरे ने रचित किया था, उसके रचनाकार तीसरे थे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपिटक 3 ही प्रकार के हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। अगला है कि भारतीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया था कब? तो भारतीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। ये डेट हमेशा पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947, आप इसको याद रखिएगा। टी.के. माधवन को प्रसिद्धि मिली थी किस कारण से ये प्रसिद्ध थे? तो टी.के. माधवन को प्रसिद्धि मिली थी वैकोम मंदिर जो सत्याग्रह हुआ 1924 में, इसी में इनको प्रसिद्धि मिली थी। अतरंजी खेड़ा जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में। उतनूर की बात करें जो कि नौपाषाण स्थल था, उतनूर, उतनूर का संबंध कर्नाटक से होगा, उतनूर का संबंध कर्नाटक से होगा। संगनकल्लू भी आपने पढ़ा होगा, वो भी कर्नाटक से ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रतिनिधि कितने थे? यानी कि जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम जो स्थापना मुंबई में हुआ था 1885 में, उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो यहाँ सर हिंदी, यहाँ सर हिंदी, ये याद रखिएगा, यहाँ सर हिंदी। अगला पॉइंट्स ये कि 2001 से 2011 की दशकीय जो जनगणना हुई थी, यानी दशकीय वृद्धि इसमें कितनी रही? 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? तो 17.64%, 17.64%। नरमा क्या है? तो नरमा याद रखेगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास होता है, एक प्रकार का अमेरिकी कपास है नरमा, नरमा अमेरिकी कपास है, ठीक है। पिटमय मृदा क्या होता है, मतलब कहाँ मिलता है? पिटमय मृदा जो होता है वो बिहार के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। पिटमय मृदा बिहार के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। ओणम का उत्सव जो है वो किस देवता के जयंती के प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो ओणम जो होता है वो भगवान वामन, ठीक है, भगवान वामन। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, एक तरह से जनवरी माह में मनाया जाता है। लेकिन किस देवता से अगर पूछा है तो मोस्टली लोग ये नहीं जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि भगवान वामन, भगवान वामन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि HYV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HYV
हाई एल्डिंग वेराइटीज़ इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, HYV, हाई एल्डिंग वेराइटीज़। बराबर हिल्स जिसको हम लोग लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में, ठीक है, बिहार में जैसे जहानाबाद हम जानते हैं वहाँ पे स्थित है बराबर हिल्स। अगला है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था 1942, जो कि जापान में 1 सितंबर को उसका गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1 सितंबर 1942 को जापान में। दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो महेंद्र वर्मन ने। मामल जो शैली है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो मामल शैली की शुरुआत की गई थी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, यानी किस काल को, भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मतलब स्थापत्य कला का युग किसे कहते हैं, यानी ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य में मतलब मुगल वंश में जो शासक रहे शाहजहाँ, उनके काल को कहा जाता है स्थापत्य काल का स्वर्ण युग, ठीक है। अगला है कि प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी के तट पर दशराज युग लड़ा गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी के तट पर दशराज युग लड़ा गया था, तो परुषड़ी किसको कहते थे, वर्तमान में परुषड़ी का नाम क्या है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी, तो ध्यान रखिएगा भीनमाल जो राजस्थान में पड़ता है और इसकी जो खोज की गई थी रत्न चंद्र अग्रवाल के द्वारा, राजस्थान में स्थित है। पहली बार जो भीनमाल इसका उल्लेख हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि भीनमाल की यात्रा की थी किस चीनी यात्री ने, तो हिनसांग बिल्कुल करेक्ट होगा। और हिनसांग किसके समय में भारत आया हुआ था, तो आपको पता होगा हर्षवर्धन के समय में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, तो बिंदुसार करेक्ट होगा। दक्षिण का अशोक किसे कहते हैं, दक्षिण का अशोक अमोघवर्ष प्रथम को जाना जाता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे। इनकी रचना जो कि फेमस है, हमेशा पेपर में देखने को मिलता है, कवि राजकुमार कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था। और एक था प्रश्नोत्तर रत्नमालिका संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिग्घ निकाय किस भाषा का ग्रंथ है, दिग्घ निकाय मतलब किस धर्म का ग्रंथ है, तो दिग्घ निकाय प्रसिद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। अब जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि 10 क्वेश्चंस आपके साथ एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला हूं, और इस 10 क्वेश्चंस का राइट आंसर जो सबसे ज़्यादा देगा और जो सबसे पहले देगा उसका उनमें से 3 लोगों का नाम हम कल आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, उनके नामों को शो कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। देखिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप इस 5 सेकंड में राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बन जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो आई होप कि आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया। अगला है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली थी। तो वो स्थान दो स्थान थे, जैसे कि एक तो कासिम मजार था, यहाँ पे कासिम मजार है, और एक हुगली था। तो यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए क्या होगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही कालानुक्रम क्या होगा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, तो जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से यानी उनका जो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का सही क्रम था वो क्या। तो अगर आप हमारी वीडियोस को पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, सुर में बक। सुर में बक मैंने आपको याद कराया था। सुर मतलब सूरत, में मतलब मद्रास हो गया, ब से बम्बई, क से कलकत्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, कुछ इस तरह से था। जैसे सूरत में अगर हम बात करें तो सूरत में आपका ये 1613 में, उसके बाद 1639 में, उसके बाद अगर हम बात करें बम्बई में तो 1687 में, 1687, और लास्ट वाला अगर कलकत्ता देखें तो 1698। इस तरह से इनके व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का क्रम था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गेस करिए क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिखों के ये अंतिम गुरु थे, तो खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1699 में। 1699 में किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो आई होप कि आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, ये बात 1831 की है, तो अब आप गेस कर लीजिए आसानी से क्या होगा सही आंसर। 1831 में कौन थे? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय, जिसको हम लोग ईरान के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था? और आक्रमण हुआ था 1739 में, ठीक है, 1739 में। और उस वक्त शासक थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न ये है कि तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? जो कालकोठरी की जो घटना है 20 जून 1756, 20 जून ये 1756 की घटना है, 20 जून 1756। तो अब आप ये बताइए कि किस बात का उल्लेख करता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद करके, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 तक चला था। तो अब ये बताइए कि 1780 से 84 तक जो चला दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1784 में आपको पता है कि कौन गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु इसी में हो गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बन जाएगा 1820 से 21। 1820 से 21, 1820 से 21 छोटा नागपुर पठार के जो सिंहभूम था, सिंहभूम क्षेत्र, वहाँ पे हुआ था, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, आप इसको अच्छे से गेस करिए और बताइए क्या होगा सही आंसर। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को बीपीएससी लुक दे दिया। तो क्या होगा सही आंसर? एच के सरकार, पीसी जोशी, एमएन राय, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा एमएन राय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 10 में से काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर दूं तो अगर आपने यहाँ पे 7 स्कोर किया तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इससे कम किया तो फिर तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका राइट आंसर गेस किया, यानी 10 क्वेश्चन में से कितना ज़्यादा सही किए हैं, कितने लोगों ने जल्दी से आंसर दिया। उनके 3 लोगों के नाम हम कल आपको डिस्प्ले पर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको इसी तरह से रोजाना मजेदार कंटेंट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।